नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज मैं फिर से प्रस्तुत हूँ एक नई कहानी के साथ, जो कि मुझे किसी ने सजेस्ट की है कि मुझे मैक्सिम गॉर्की, जो कि एक रशियन राइटर हैं, उनकी कहानी कहनी चाहिए। वो बहुत ही अच्छे लेखक थे। आज मैं उन्हीं की एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहानी प्रस्तुत करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे कोई और कहानी सजेस्ट की थी, वो तो मुझे नहीं मिल पाई, लेकिन उसकी जगह मैं उनकी एक दूसरी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ और उस कहानी का नाम है नमक की दलदलों में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमक बनाने की जगह नमकसार जाओ दोस्त, वहाँ हमेशा काम की भरमार रहती है। हर समय और हर घड़ी जब भी जाओ काम मिल ही जाएगा। असल में वह काम इतना बेहुदा और जानलेवा है कि अधिक दिनों तक वहाँ कोई चिपका नहीं रह सकता। सब भाग जाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते। सो वहाँ जाओ और 2-4 दिन काम करके देखो। प्रति ठेला 1 कोपेक मिलती है। यहाँ कोपेक रशियन करेंसी है। तो चलिए आगे कहानी बढ़ाते हैं। इतने में एक दिन का खर्च मज़े में चल जाएगा। यह सलाह देने के बाद उसने, जो कि एक मछुआरा था, जमीन पर थूका, सर उठाकर, फिर समुद्र के उस पार क्षितिज की ओर देखा और मन ही मन किसी उदास गीत की धुन गुनगुनाने लगा। मैं उसके बगल में मछियारों के बाड़े की छाव में बैठा था। वह अपनी कनवास की पतलून की मरम्मत कर रहा था। रह रहकर वह जमाई लेता और काफी काम न मिलने तथा काम की खोज में दुनिया की धूल छानने के बारे में निराशा भरी बातें बुदबुदाता जाता। जब देखो कि अब नहीं सहा जाता तो यहाँ चले आना और आराम करना। बोलो क्या कहते हो? जगह ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 3 मील दूर होगी। ओह कितना अटपटा है हमारा जीवन। मैंने उससे विदा ली, सलाह के लिए उसे धन्यवाद दिया और समुद्र के किनारे किनारे सॉल्ट मार्श के लिए चल दिया। अगस्त मास की गर्म सुबह थी। आकाश उजला और साफ था और समुद्र शांत और सौम्य। हरी लहरें एक दूसरे का पीछा करती तट के बालू पर दौड़ रही थी। उनकी हल्की छलछलाहट उदासी भरी थी। सामने खूब दूर नीली धुंध के बीच तट की पीली बालू के ऊपर सफ़ेद पैबंद नजर आ रहे थे। वह अचोकोव नगर था। मछियारों के बाड़े को जो पीछे रह गया था, समुद्र की नीली हरी आभा से रेंज रेड के उजले पीले टीलों ने निगल लिया था। बाड़े में जहाँ मैंने रात बिताई थी, दुनिया भर की ऐसी ऐसी होनी अनहोनी बातें और कहानियाँ मैंने सुनी थी कि मेरा जी भारी हो गया था। लहरों की ध्वनि भी जैसे मेरी इस भारीपन का साथ दे रही थी और उसे और भी घना बना रही थी। नमकसार शीघ्र ही दिखाई देने लगा। करीब 400 वर्ग मीटर के 3 प्लॉट थे। नीची मेढ़े और संकरे खाइयाँ उन्हें एक दूसरे से अलग कर रही थी। ये तीनों प्लॉट नमक निकालने की 3 मंजिलों के सूचक थे। पहला प्लॉट समुद्र के पानी से भरा था। इस पानी को भाप बनकर उड़ जाने पर गुलाबी झलक लिए पीली भूरे नमक की पतली तह रह जाती थी। दूसरे प्लॉट में नमक के दूध जमा किए जाते थे। हाथों में फावड़े लिए स्त्रियां, जिनके जिम्मे ये काम था, घुटनों तक काली चमचमाती दलदल में खड़ी थी। वे आपस में ना तो बतिया रही थी, ना ही एक दूसरे को पुकार रही थी। केवल उनकी उदास मटमैली आकृतियां इस घनी लौनी और घाव कर देने वाली कौस्टिक रापा की पृष्ठभूमि में लोगों ने इस दलदल का यही नाम रख छोड़ा था। खोई सी मुद्रा में हरकत करती नजर आ रही थी। तीसरी प्लॉट से नमक हटाया जा रहा था। अपने हथेलों पर झुके मूक और निश्चेत मजदूर कसमसा रहे थे। हथेलों के पहिए रगड़ खाते और ची चर करते और ऐसा मालूम होता जैसे ये आवाज़ नंगी मानवीय पीठों की लंबी पांत द्वारा ईश्वर के दरबार में भेजी गई एक शोकपूर्ण अपील हो। और ईश्वर था कि वह धरती पर असहन गर्मी उड़ेल रहा था, जिसने लौनी दलदली घासों और नमक के कणों से युक्त पपड़ी जमी धरती को झुलसा दिया था। हथेलों की एक रस चरमर को वेद कर फॉरमैन की गहरी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह मजदूरों पर गालियों की बौछार कर रहा था। मजदूर आते और अपने ठेलों को उसके पाँव के पास उड़ेल कर खाली कर देते। वह एक डोल में से नमक के ढेर पर पानी डालता और इसके बाद उसके पिरामिड के आकार में जमा देता। वह एक लंबा आदमी था, अफ्रीका के लोगों की भांति काला और नीली तथा सफ़ेद पतलून पहने हुए। उस जगह जहाँ नमक के ढेर पर खड़ा वह अपने हाथों के बेलचे को हवा में हिला रहा था, ठेला मजदूरों पर वह बराबर चीख रहा था। तख्तों के ऊपर से वे ठेले खींच कर लाते और वह वहीं से चीख उठता, ए इसे बाईं ओर खाली करना, बाईं ओर भालू के बच्चे, बाईं ओर, चमड़ी उधेर कर रख दूंगा, क्योंकि अपने दीदे फुड़वाने के जीमे हैं। उधर कहाँ जा रहा है बिच्छू? कुत्सा से भरे कमीज के एक छोर से वह अपने चेहरे का पसीना पोंछता, कांखता और गोलियों की बौछार को 1 मिनट भी रोके बिना नमक की सतह को समतल बनाने में जुट जाता। पीठ की ओर से बेलचे को वह उठाता और पूरा जोर लगाकर नमक पर उसे दे मारता। मजदूर यंत्रवत अपने ठेले को खींच कर लाते। उसके फरमान के मुताबिक दाहिनी और बाईं ओर यंत्रवत उन्हें खाली कर देते।
इसके बाद खींच तान कर वे अपनी कमर सीधी करते और अगला बोझ लाने के लिए वापस लौट पड़ते। डगमगाते डंगों से अपने ठेले को खींचते हुए वे लौटते। घनी काली दलदल में आधे धंसे तख्ते उनके पाँवों के नीचे डगमगाने लगते। उनके ठेले अब पहले से कम लेकिन अधिक उबा देने वाली आवाज़ करते। क्या टांगें टूट गई हैं हरामी पिल्लो? फॉरमैन उनके पीछे चिल्लाता। तेज़ी दिखाओ, तेज़ी। लेकिन कभी कभी धूल और पसीने से चिपचिपाते उनके नीच सब चेहरे भीतर ही भीतर गुस्से और असंतोष से बल खाने लगते। अक्सर ऐसा होता कि एक ठेला तख्तों पर से फिसलकर दलदल में फंस जाता। आगे वाले ठेले बढ़ जाते, पीछे वाले बढ़ नहीं पाते और मैले कुचले तथा गंदे तलछटी मजदूर अपने ठेले को थामे पथराई सी आंखों से अपने उस साथी की ओर देखने लगते। ऐसे देखते मानो उनका कोई उससे वास्ता ना हो। भारी भारी ठेलों को 6-7 मन पके वजन को उठाने और फिर उसे तख्तों पर रखने में उसकी एड़ी चोटी का पसीना एक हो जाता और वे वैसे ही उदास भाव में उसे ताकते रहते। आकाश में बादलों की परछाई तक नहीं थी। सूरज आग बरसा रहा था, तपन बढ़ती ही जाती थी। ऐसा मालूम होता था मानो सूरज ने अपने आप को न्यौछावर तथा धरती के साथ अपना गहरा लगाव सिद्ध करने के लिए खास तौर से आज का ही दिन चुना हो। नमकसार के मजदूर अपनी नीरस बोझिल जिंदगी में थोड़ा मज़ा करने के लिए गौकी को परेशान करते हैं। पहले ही काम के बोझ को झेल रहे गौकी को एक मजदूर जानबूझकर ऐसा ठेला देता है जिसके हाथों से गौकी की हथेलियों की खाल छिल जाती है। गौकी पीड़ा और बदले से चिल्ला उठते हैं, परंतु उनके सवालों का कोई जवाब नहीं देता है। जब गौकी काम की उदासीनता और अमानवीयता से तंग आकर जाने लगते हैं तो एक मजदूर मातवीय उन्हें कुछ सिक्के लेने के लिए समझाते हुए कहता है, बात मानो, हमें अपमानित ना करो। हम वास्तव में इतने बुरे नहीं हैं। हम जानते हैं कि हमने तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाई, लेकिन अगर तुम ज़रा सोचकर देखो तो इसके लिए क्या हम सचमुच दोषी हैं? नहीं, हम दोषी नहीं हैं। इसके लिए जीवन का वह ढंग जिम्मेदार है जो कि हमें बिताना पड़ता है। कुत्ते का जीवन, 6-7 मनिया ठेले, पाँवों को चाट जाने वाली रापा दलदल, दिन भर पीठ की चमड़ी झुलसा देने वाली धूप और 50 कोपे प्रतिदिन, यह हर आदमी को जानवर बना देने के लिए काफ़ी है। काम काम काम, पगार ठर्रे में उड़ा दो और फिर काम में जुट जाओ। आदि भी यही है और अंत भी यही। 5 साल तक ऐसा जीवन बिताओ और फिर देखो कुछ भी मानवीय नहीं रहेगा। नीरे जानवर तुम हो जाओगे और बस। सुनो साथी, तुम्हारे साथ तो हमने कुछ भी नहीं किया जो कि हम एक दूसरे के साथ करते हैं, बावजूद इसके कि हमें जैसे कहा जाता है कि पुराने यार हैं और तुम एकदम नए आए हो। तुम में क्या सुरखाब के पड़ लगे हैं जो तुम्हारे साथ हम रियायत करते? समझ गए ना तुमने जो बातें हमें कही? हाँ, तो क्या हम अचार डालें उनका? यूँ तुमने जो कहा ठीक कहा, वह सब सच है, लेकिन वह हम पर फिट नहीं बैठता। तुम्हें इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। हम तो केवल मजाक कर रहे थे। आखिर हमारे पास भी तो दिल है। लेकिन अच्छा यही होगा कि तुम गोल हो जाओ। तुम्हारा रास्ता और है और हमारा और। हमारी छोटी भेंट संभालो और विदा हो जाओ। हमने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया, ना ही तुमने हमारे साथ कोई अन्याय किया। यह सच है कि मामला कुछ गड़बड़ा गया, लेकिन इसके सिवा तुम और क्या आशा करते थे? यहाँ एक भी चीज़ हमारे हक में कभी भी सीधी नहीं बैठती और तुम्हारे यहाँ बने रहने में कोई तुक भी नहीं है। असल बात यह है कि तुम यहाँ फिट नहीं करते। हम एक दूसरे के आदी हो गए हैं और तुम हमारी जात के भी नहीं हो। यहाँ रहने से कुछ भला नहीं होगा, सो तुम अपना रास्ता नापो। तुम अपनी राह जाओ। अच्छा तो विदा लो। गौकी इस नमकसार को छोड़कर आगे बढ़ते हैं और वापस अपने मछियारे दोस्त के पास चले जाते हैं। आशा है आज की ये एक नई कहानी आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप सबके एक सपोर्ट से मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।